हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 का पार्ट 2, और जिसमें तीसरा टॉपिक है अपवाह। यह इसको इंग्लिश में ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो पहले इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। किसी वाहिका या सरिता के जरिए जल का अपवाह होना अपवाह कहलाता है। आगे, किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं से मिलकर बना जल प्रवाह का नेटवर्क अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी नदी और उसकी सहायक नदियां आपस में मिलकर जो जल प्रवाह का नेटवर्क बनाती हैं उसे अपवाह तंत्र कहलाते हैं। अपवाह तंत्र पर प्रभाव की बात करें तो अपवाह तंत्र पर किस किस का प्रभाव पड़ सकता है। किसी स्थान पर ढाल कितना खड़ा है, कितना सपाट है, बहते हुए जल की मात्रा जितना अधिक होगा। दूसरा तीसरा भूवैज्ञानिक समय अवधि। तीसरा चट्टानों की प्रकृति कैसी है, यानी आग्नेय है या अवसादी चट्टानें हैं, कहाँ से हो रहा है अपवाह। उस स्थान की स्थलाकृति और वहाँ की बहाव की अवधि, कितने समय तक जल बह रहा है। भारत में अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं तो भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार के हैं। एक तो हिमालय की नदियों से बनने वाला अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदियों से बनने वाला अपवाह तंत्र। अब पहले हम जानते हैं हिमालय की नदियों से बनने वाला अपवाह तंत्र। वैसे हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र तीन तरीके से काम करता है। एक जो चीन की तरफ है, दूसरा भारत की ओर एक जल विभाजक की तरह कार्य करता है, और तीसरा पाकिस्तान की तरफ। ये तीन तरीके से जल विभाजक की तरह हिमालय काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बर्फ़ ठीक ठाक वहाँ पे जम जाती है, इसलिए इनमें वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यदि हम पूछ लें कि हिमालय के पार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं जो हिमालय को काट कर या गहरी घाटी गौरी बना करके दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो उसमें है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और यदि और दूसरों की बात करें तो सतलज भी आती है। एक तिस्ता भी उधर से निकलती है और हिमालय को काट करके आती है, और एक कोसी भी इसी में आती है। यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सतलुज, तीस्ता, ये ऐसी नदी हैं जो हिमालय के उस पार से निकलती हैं और हिमालय को काटकर दक्षिण की ओर बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है, तब ये दक्षिण की ओर बहना स्टार्ट हुई। ये नदियाँ अपने प्रवाह के मध्य और निचले भाग में कुछ विसर्प, गोखुर झील, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियों का तंत्र। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमालय की नदियों के तंत्र में पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। सहायक नदियाँ बात करें तो इसके जोस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, सियोक हो गया और हुंजा हो गया। और अन्य सहायक नदियों की बात करें, अन्य सहायक नदियाँ हैं इसकी जो पंच नदियाँ कही जाती हैं, तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सिंधु नदी तंत्र का भाग है। ये बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक के में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम ये मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये लगभग 1150 किलोमीटर ही भारत में बहती है। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा की मुख्य धारा है भागीरथी, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और दूसरी है अलकनंदा, जो इससे देवप्रयाग में मिलती है, और तब ये मिल करके गंगा के नाम से जानी जाती है। ये हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आइए बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो जो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी है उसमें है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, कैन, सोन,
पुनपुन। अंत में ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलकर बांग्लादेश में मेघना के रूप में, ये भी एक मेघना नदी है बांग्लादेश की। और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर आगे जा बढ़ के मेघना से मिलती हैं, तो मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 2500 किलोमीटर है। और इसके ढाल की हम बात करें तो प्रत्येक 6 किलोमीटर पर 1 मीटर के ढाल में कमी आती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। उद्गम इसका मानसरोवर झील के पूर्व से कैलाश पर्वत श्रृंखला में है। एक क्या है, चैमायुंगनू, चैमायुंगडू हिमानी से निकलती, चैमायुंगनू हिमानी से। इससे तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और इसी को भारत में के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। सहायक और असम में आते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, दिबांग, लोहित, केनुला, सुबनसिरी, कामेंग एक, और कामेंग भी इसी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण असम में बाढ़ एवं धारा परिवर्तन होता है। और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये इतना बड़ा द्वीप है कि इसको पूरा असम सरकार ने जिला ही घोषित कर रखा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, यानी वर्षा के मौसम में ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। यहाँ मुख्य जल विभाजक का निर्माण कौन करता है, पश्चिमी घाट द्वारा होता है। और यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, लेकिन कुछ नदी ऐसी भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बात करते हैं नर्मदा द्रोणी की, या नर्मदा नदी की। तो इसका उद्गम की हम बात करें तो ये सतपुड़ा रेंज में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये पश्चिम की ओर एक भैंस घाटी से बहती है। इसी पर एक धुआंधार भेड़ाघाट की पहाड़ी में, भेड़ाघाट की पहाड़ी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। इसकी द्रोणी कौन कौन से राज्यों में, तो एमपी और गुजरात में। बात करते हैं ताप्ती की। ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से। यह भी एक भैंस घाटी से बहती है। इसकी द्रोणी एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, तो साबरमती, माही, भरतपुजा, पंबा और पेरियार, ये अरब सागर में गिरती है। बात करें गोदावरी द्रोणी की। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम नासिक जिले में महाराष्ट्र से निकलती है, और दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर है। इसकी हम द्रोणी किस किस राज्य में देखें तो महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। आगे बंगाली की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वैनगंगा है और पैनगंगा है। अब बात करते हैं महानदी द्रोणी की। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से होता है। लंबाई इसकी 860 किलोमीटर है। अपुआ क्षेत्र की बात करें तो इसका अपुआ क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं कृष्णा नदी द्रोणी। उद्गम इसका महाबलेश्वरम पश्चिमी घाट से होता है। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, वयर्ला, कोयना, यरला, यरना, वरना, बीना, घाटपिरवा, मालपिरवा, मूसी नदी और भीमा इसकी सहायक नदी है। ये अतिरिक्त है, कोयना, घाटपिरवा, मूसी, भीमा, यरना, वर्णा, डीना, मालप्रभा
और घाट पर्वत, ठीक है। इसका उपहुआ क्षेत्र हम बात करें तो ये है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं कावेरी द्रोणी की। कावेरी द्रोणी, इसका उद्गम कहाँ से होता है कावेरी नदी का? तो ये होता है ब्रह्मगिरी श्रृंखला पश्चिमी घाट से। इसकी लंबाई की बात करें तो 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी और एक लोका पावनी, लोका पावनी इसकी सहायक है। इसकी द्रोणी कावेरी की कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। पूर्व की तरफ बहने वाली और अन्य नदियों का देख लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर हो गई, ब्रह्मणी हो गई, बैतरणी हो गई और स्वर्णरेखा हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके मुख्य तथ्य देखते हैं क्या क्या थे इसमें टॉपिक में। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवा द्रोणी किसकी है? अमेजन नदी की। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था, किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान, नहीं, के बीच वर्ल्ड बैंक ने समझौता कराया था। कब हुआ था ये? 1960 में। यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, और हो सकता है आरओ में पूछ ले। भारत इसी नदी प्रक्रम का 30% जल उपयोग करता है। होता ये है कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इनका एक क्रम ही है, ऊपर से नीचे झेलम और ऊपर है सिंधु। तो इन तीनों नदियों का जल भारत जितना मर्जी करे उतना यूज कर सकता है, और ये सिंधु, झेलम और चिनाब का केवल 20% जल ही भारत प्रयोग करता है। बात करते हैं लेगुन झील। भारत में लेगुन झील कौन कौन सी? एक तो चिल्का, एक है पुलिकट, एक है पोलेरो झील। लवड़ी झील की बात करें तो सांबर हो गई, डीडवाना होगी और कुचामन होगी, तीनों राजस्थान में है। चिल्का उड़ीसा में है, पोलेरो आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट केरल में है। भूगर्भीय झील की बात करें तो ये बुलग है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ पे नदी संरक्षण परियोजना चलाई जा रही थी, इसका आपको टाइम पता होना चाहिए कब से शुरू हुई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में। और अब देख लेते हैं अपवा प्रतिरूप। ये है ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप, ये जालीनुमा अपवा प्रतिरूप, ये आयताकार अपवा प्रतिरूप, और ये है अर्य प्रतिरूप, अर्य अपवाह प्रतिरूप। यानी अर्य का मतलब है कि एक ही पहाड़ी से चारों तरफ को बहने वाली नदियां। इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां अर्य अपवाह बनाती हैं। अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को दर्शाता है? तो वृक्ष की शाखाओं के समान अर्य, तो मैंने अभी बताया कि ये अर्य कब है? एक पहाड़ी से चारों ओर को बहने वाले। ध्रुमाकृति, केंद्राभिमुख और जालिनुमा। का आंसर जालिनुमा। वुलर झील किस राज्य में अवस्थित है? ऊपर लिखा था, तो ये जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से होता है। और निम्न में से कौन सी जल वाली लवणीय जल वाली झील है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, गोविंद सागर यूपी में है, यूपी एमपी की सीमा पर। डल झील जम्मू कश्मीर में है, और सांबर झील ये आपकी सही है। इसका आंसर सांबर झील एक लवणीय जल वाली झील है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो अभी देखा कि दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो अभी ऊपर देखा गया हम कि नर्मदा, ताप्ती, दो ही ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका आंसर तापी होगा। अब यदि आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है तो आप यहाँ से
आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। अभी बताया हिमालय वाला। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए। वे ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अभी बताया देवप्रयाग में भागीरथी और भेलंगना, जब आपका भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तब गंगा का निर्माण करती हैं। लंबे धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? आगे कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? तो ये है नर्मदा और ताप्ती, जो एस डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। अब यहाँ पर दिया है नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट करें। तो आप यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है कि हाँ, हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और प्रायद्वीपीय नदियों में सिर्फ वर्षा के समय अधिक पानी रहता है। हिमालय की नदियाँ नवीन हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी हो गई हैं। उनको ये तेज हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तेज प्रवाह है इनका, और प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह धीमा है। आगे किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? आप आंसर का राइटिंग कर सकते हो। अगला टॉपिक है जलवायु। क्या होती है जलवायु? एक विशाल क्षेत्र में एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। फिर मौसम किसे कहते हैं? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के एक यानी विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे एक दिन में ही मौसम कई बार बदलता है। भारत की जलवायु को देखते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ, जैसे भारत की जलवायु मानसूनी कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनमें भी आपको मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा। जलवायु को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं? जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। अक्षांशीय स्थिति, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी कितनी है, और उच्चावच लक्षण क्या है, पर्वत पठार मैदान और महासागरीय धाराएं। जानते हैं अक्षांश, पृथ्वी की पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे विषुवत रेखा पर प्रकाश की किरणें लगभग पूरे वर्ष एक समान दिखाई देती हैं, पड़ती हैं, और यहाँ पर लिखा है परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत विवृत से ध्रुवों की ओर घटता है। ऊंचाई की हम बात करें, जब कोई व्यक्ति सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो तापमान में भी कमी आएगी और वायु घनत्व में भी कमी आती है। अर्थात किसी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र वहाँ की ऊंचाई एवं अक्षांश पर निर्भर करता है। यानी वायु दाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? वहाँ की ऊंचाई और अक्षांश पर। साथ ही वर्षा का वितरण भी इसी से प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं की बात करें तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित होती है, यानी यहाँ पर समकारी जलवायु मिलती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया अक्षांश। कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है और उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, क्योंकि उत्तर भारत में एक शीत ऋतु बढ़ जाती है जबकि दक्षिण भारत में शीत ऋतु का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय के पर्वत के उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से, उनको रोकने में सहायक होता है। लिखा है हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं
पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब व पवन की बात करें तो इसमें है टॉपिक वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। ऊपरी वायु परिसंचरण यानी इसमें जेट स्ट्रीम और जेट धाराएं आती हैं। पछुआ विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी व्यापारिक पवनें, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये आपकी एक बेल्ट हो गई और यहाँ भी आपकी एक बेल्ट हो गई। तो इसको बोलेंगे हम उष्णकटिबंधीय, यानी यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है और यहाँ पे आपका इस बेल्ट में उष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर होता है, यहाँ भी हाई प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर से हवाएं किधर को चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ को, और कोरियलिस बल से ये टर्न हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से पवनें चलती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें इनको कहा जाता है। यहीं पे एक ITC-Z बनता है जो 5 डिग्री विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर दक्षिण एक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जिसे ITC-Z बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ठीक है, बढ़ते हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी से उत्पन्न होकर कोरियलिस बल के प्रभाव से विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, जैसे मैंने ये अभी बताया। ये आप उष्ण कटिबंध और ये हो गया आपका उपोष्ण कटिबंध। स्थलीय भाग से बहने के कारण, स्थलीय भाग से बहती हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम होती है, तो इससे वर्षा नहीं हो पाती। शीत ऋतु में हम बात करें, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और हमारे दक्षिण में निम्न दाब होता है, इसलिए हवाएं उत्तर से दक्षिण बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर होता है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो भारत में तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, और हवाएं ऊपर उठेंगी तो उससे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो इसी पे है, उत्तर भारत में निम्न वायुदाब एवं हिंद महासागर में उच्च वायुदाब होता है। वायु विषुवत रेखा को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारत में प्रवेश करती है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी वायु से परिसंचरण, इसका क्या रोल है? यह है पश्चिमी प्रवाह यानी पश्चिमी जेट स्ट्रीम है जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। तो यह पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा। अब जेट धारा क्या होती है? जेट स्ट्रीम एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, लगभग यानी 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति की बात करें तो गर्मियों में 110 किलोमीटर पर घंटे होती है। ये हो गया आपकी पृथ्वी, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। तो ये इस तरीके से जेट स्ट्रीम चलती है। कितना? 12,000 मीटर की ऊंचाई पर 110 किलोमीटर पर घंटे गर्मियों में, और सर्दियों में इनकी गति बढ़ के 184 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है। अब बोलते हैं, बता जेट धाराएं कहाँ बहती हैं? लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। भारत में ये धाराएं पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं, लगभग इसको छोड़कर, गर्मियों को छोड़। इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये होता है भूमध्य सागर से। इसी के साथ यानी ये जो चल रहा है, ये पछुआ पछुआ विक्षोभ को भारत में लाता है अपने साथ, और भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश कर शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो इस टाइम पे गेहूं की खेती को पैदावार पर असर कर डालती है और वृद्धि होती है, उसके लिए खास है। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम में। ये धाराएं सूर्य की आभासी गति के कारण हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक दूसरी ओर एक ये पूर्वी जेट धारा है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। गर्मी के मौसम में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं भारतीय मानसून। यहाँ पे मानसून शब्द
व्युत्पत्ति कैसे हुई? अरबी शब्द मौसिम और जिसका अर्थ है मौसम। भारतीय मानसून की बात करें तो मानसून का अर्थ क्या है? मानसून से तात्पर्य एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 30 डिग्री उत्तर से एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। अब बात करते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी क्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर लो प्रेशर एवं समुद्री भाग पर हाई प्रेशर होता है एवं पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। यानी जब ठंडी पवनें होंगी तो वो हवाएं नीचे बैठेंगी और नीचे बैठेंगे तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरी तरफ लो प्रेशर, यहाँ पे तापमान के कारण, बढ़ते तापमान के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी। हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा और हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यही है, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि जब सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र, और उसी समय हिंद महासागर में हाई प्रेशर बना होता है और हवाएं कोरियलिस बल के प्रभाव से जो व्यापारिक पवनें थी और टर्न होकर के ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती हैं और भारत में वर्षा करती हैं। स्थल पर आगे बढ़ते हैं। स्थल पर निम्न वायुदाब बनने का क्या कारण है? तो ये यहाँ पर कारण है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होना, जो अभी बताया। ITCZ जो पीछे डिस्क्राइब किया था, ये ITCZ भी सूर्य के उत्तर दक्षिण, सूर्य के कर्क रेखा और मकर रेखा पे के साथ घूमने पर ये ITCZ का एरिया भी खिसक जाता है और ये गंगा के मैदान पर स्थित हो जाता है। ये भी लो प्रेशर का क्रिएट सहायक होता है। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होने के कारण जो पश्चिमी जेट है जो ठंडी है और ये हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है, इस वजह से निम्न दाब का क्षेत्र बनाने में समर्थ होती है और पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव भी यहाँ पर सक्रिय रहता है। अब बात करते हैं समुद्र में उच्च वायु दाब मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 अक्षांश पर। कोरेल्स बेल्ट का प्रभाव पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ लो प्रेशर बन रहा है और लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठती हैं और हिमालय को पार करके और दक्षिण उत्तर पूर्व से, यानी इनकी हम गति देखें तो गति होगी इनकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये वायुमंडल में हवाएं पार करके पूरे भारतीय महाद्वीप को, और ये यहाँ पर मेडागास्कर के करीब आकर के नीचे बैठती हैं, यहाँ पर आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहीं से फिर समुद्र में आर्द्रता ग्रहण कर नीचे की तरफ को ये चलती है। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, मानसून का आगमन और वापसी देखते हैं। इनका मैप भी आगे दिया हुआ है, देखेंगे। मानसून का समय जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक कितने दिनों तक? 100 से लगभग 120 दिनों के बीच रहता है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से जुलाई तक पूरे भारत में मानसून प्रसारित हो जाता है। वापसी की बात करें तो मध्य अक्टूबर तक शुरू हो जाता है, वापस जाते और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से इसकी कंप्लीट वापसी हो जाती है। ये है मैप। ये दिखा रहा है कि 10 जून को यहाँ है तो इसी 10 जून की शाखा से बारिश आपको यहाँ तक 10 जून से ही होगी। यहाँ पर 5 जून को बारिश हो रही है तो यहाँ पर भी 5 जून को होगी, यहाँ पर 1 जून को हो जाती है। बात करें अंडमान निकोबार में हमारे, तो इस अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास ही बारिश हो जाती है। तो जो केरल कर्नाटक के तट पर जो मानसून का प्रवेश माना जाता है वो मेनली 5 जून माना जाता है। यहाँ पे इधर से और ये इधर से टकरा करके प्रवेश करती है पश्चिमी घाट से। घाट मानसून का अंत कैसे होता है? ये मानसून का अंत दिखा है कि 15 सितंबर को यहाँ वापस आ जाता है, 1 अक्टूबर से यहाँ से वापस चला जाता है और ऐसे ही नीचे दिखा रहा है। और नीचे ये देखो कि यहाँ 15 नवंबर को
और 1 दिसंबर को ये मानसून वापस बैक हो जाता है। मुख्य तथ्य देखते हैं। ग्रीष्मकालीन पवनें लू, गर्म एवं शुष्क पवन होती है, उत्तर भारत में गर्मी में हालत खराब कर देती है। काल बैसाखी, इसको पश्चिम बंगाल में बोला जाता है काल बैसाखी। आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है। अब इसी को आम्र वर्षा को पूर्व मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। तो इसमें आम जल्दी पकने लगते हैं। तो इसमें सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ? मेघालय में। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट गुफाएं मिलती हैं। ये किससे बनती हैं? भूमिगत जल से। ये मान लिया हमने धरातल है, और धरातल आपका चूना प्रदेश का क्षेत्र है। तो नीचे से टपकते जल के माध्यम से बनने वाली आकृति को स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और नीचे से बनने वाली आकृति को स्टेलेग्माइट कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा चूना प्रदेशों में बनती है इस तरीके से। ये हो गई स्टेलेक्टाइट, और ये होगी स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। अब देखते हैं एल नीनो। एल नीनो कहाँ उत्पन्न होती है? ये पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्षों में उत्पन्न है। एक गर्म जलधारा है, पेरू के तट पर बहती है, व्यापारिक पवनों को शिथिल भी कर देती है। कोरियालिस बल की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं मुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं ITCZ की, जो ऊपर बढ़ता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कहाँ बनता है? विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में स्थित एक लो प्रेशर का क्षेत्र है। यहाँ उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी पवनें आपस में मिलते हैं, ऊपर बताया है। सूर्य की आभासी गति के कारण ITCZ, यानी सूर्य की आभासी गति का मतलब है कि जब सूर्य कभी कर्क रेखा पर होता है तो ITCZ जैसे गंगा के मैदान में स्थापित हो जाता है, और उसी तरीके से जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो ITCZ हिंद महासागर में स्थापित हो जाता है। उन महाद्वीपों पर पता लगेगा उस सारी चीज़ों का। ये दक्षिण खिसकता रहता है। अब बात करते हैं वर्षा के वितरण की। तो पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत, यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान, इससे सटा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में कितनी बारिश होती है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ इसलिए बारिश कम होती है पश्चिमी की अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज से मानसून सीधा आगे बढ़ जाता है और इससे टकरा नहीं पाता, इससे बारिश कम होती है। पूर्वोत्तर भारत और ये पश्चिमी तट, वहाँ पर पर्वत पहाड़ों से टकराने के बाद ऊपर उठ के संघनन और वर्षा होती है, इसलिए 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भाग, सह्याद्री के पूर्व में वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी ये आपका पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के इस साइड में हो रही है 400 सेंटीमीटर वर्षा, और जब ये पश्चिमी घाट को पार करता है और ये इस एरिया में पहुंचता है तो हवाएं शुष्क हो जाती हैं, और इनसे बारिश नहीं हो पाती, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। मैप देखते हैं वर्षा के वितरण का। ये मौसमी वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, और ये जून से सितंबर के मध्य में दिखा रहा है कि ये 400 से अधिक, यानी नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 400 से अधिक बारिश, और पश्चिमी घाट में भी बारिश। 200 से 400 सेंटीमीटर की बात करें तो इसी से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ये लाइट डार्क ब्लू में 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसके बाद लाइट ब्लू 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश, ये एरिया 60 से 100 सेंटीमीटर वाला है। 40 से 60 और 0 से 20 थार के राजस्थान, और यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश में भी इतनी की बारिश होती है। अब बात करते हैं भारत में वार्षिक वर्षा की। ये वार्षिक वर्षा दिखा रहा है 400 से अधिक कहाँ होगी? इस एरिया में पश्चिमी घाट में हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, उससे सटे क्षेत्र में 200 से 400 सेंटीमीटर। लाइट डार्क ब्लू में 100 से 200 सेंटीमीटर, 60 से 100
40 से 60। अब आप देख लीजिए अंडमान निकोबार यहाँ पे दिखा रहा है कि को भी पूछे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब देखते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है? अभी बताया, ये नहीं, सिलचर नहीं होगा, चेरापूंजी पहले था लेकिन अब नहीं है, गुवाहाटी नहीं होगा, इसका आंसर मासिनराम होगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? अभी हम देख रहे थे कि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, लू उत्तर भारत में कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर लू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अभी बताया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठता है और पछुआ जेट द्वारा पूरब की ओर लाया जाता है, उसी से बारिश होती है, इसका आंसर पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ होगा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो हो तो जाता है पहले ही, लेकिन इसको हम जून के प्रारंभ से मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या होगी? ठंडा दिन और ठंडी रातें होंगी। यदि आपको आंसर राइटिंग करना है जलवायु के टॉपिक पर तो यहाँ से कर सकते हैं। बोल रहे हैं पहला पे क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ऊपर पूरा लिखा हुआ है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? क्योंकि भारत की अक्षांशीय स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण, सॉरी मालाबार तट पर ना, ठीक। यदि अब बात करें मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? जब 2-4 दिन का गैप हो जाता है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्योंकि एक साथ बरसात के मौसम में एक साथ खेती शुरू करते हैं लोग, इसलिए। आगे, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताएं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता बताएं। बस आज के टॉपिक में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको देखने के लिए थैंक यू।